हाय फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका कला के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था। प्रोटोप्लाज्म क्या है, उसके पहले हम लोगों ने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था। तो हमारा सेल वॉल समाप्त हो चुका है, प्रोटोप्लाज्म समाप्त हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका कला की तरफ। ठीक है, तो देखिए कोशिका कला क्या होता है। जब हम लोग कोशिका संरचना बना रहे थे कोशिका की, तो उन्होंने बताया कि कोशिका में सबसे बाहर की तरफ जो होती है उसे हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति के जस्ट इनसाइड एक और लेयर था, उसे हम लोग कहते थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो कोशिका भित्ति के जस्ट इनसाइड जो लेयर पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, सेल वॉल नहीं पाया जाता है, इसलिए वहाँ पर सीधे पहले क्या पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन प्लांट सेल में, फंगल सेल में या बैक्टीरिया सेल में सेल वॉल होता है, इसलिए वहाँ पर पहले क्या पाया जाता है, सेल वॉल, फिर क्या पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है, लिविंग होता है, यानी जीवित होता है या अपने लिविंग जैसा व्यवहार करता है। जबकि सेल वॉल क्या था, डेड था। यहाँ पर ये क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, आपका लिविंग होता है। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोई भी पदार्थ आएगा या जाएगा तो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन रोक सकता है या रोक देता है, जबकि सेल वॉल ऐसा नहीं करता है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक जीवित है। ठीक है, तो देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यही संरचना है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन यही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थ्योरी किसने दी है, उसकी संरचना की डिस्कवरी किसने की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी जो है कि 3 वैज्ञानिकों ने की थी, या 3 प्रकार से उनको बताया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। पहला जो साइंटिस्ट है वो डेनियली और डेवल्सन है। ठीक है, इनके मॉडल को कहा गया सैंडविच मॉडल। क्या कहा गया, सैंडविच मॉडल। दूसरे हैं रॉबर्टसन को कहा गया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तीसरे हैं सिंगर व निकोलसन, इनको कहा गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, हम लोग एक एक मॉडल के बारे में पहले समझेंगे। ठीक है, देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डेनियली और डेवल्सन जो है, उन्होंने जो मॉडल दिया उसको कहा गया सैंडविच मॉडल। ठीक है, और रॉबर्टसन ने क्या दिया था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। दोनों मॉडल सेम है, दोनों मॉडल में कोई अंतर नहीं है। किसके डेनियली, डेवल्सन और रॉबर्टसन मॉडल में कोई डिफरेंस नहीं है। सैंडविच क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने देखिए समझिए, क्योंकि सैंडविच में क्या होता है, ब्रेड होता है ऊपर नीचे, बीच में क्या होती है, आलू भरी होती है, एकदम सेम पैटर्न में। यहाँ पर ऊपर और नीचे क्या प्रोटीन का लेयर है, और उसके बीच में क्या प्रेजेंट है, फास्फोलिपिड, इसलिए इस मॉडल को कहा गया सैंडविच मॉडल। ठीक है, तो देखिए, तो इसलिए क्या कहा गया, सैंडविच मॉडल कहा गया। तो डेनियली और डेवल्सन ने क्या अपना मॉडल दिया, इनके अनुसार ये था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, वह किसका बना होता है, फास्फोलिपिड का। किसका बना होता है, फास्फोलिपिड का। तो फास्फोलिपिड कितने लेयर होते हैं, 2, एक लेयर ऊपर एक लेयर नीचे, 2 लेयर होते हैं। और इस फास्फोलिपिड बाई लेयर के जस्ट ऊपर और नीचे कंटिन्यूअस, लगातार, टूटा फूटा नहीं, रुका हुआ नहीं, कंटिन्यूअस लगातार लेयर होता है किसका, प्रोटीन का, जिसमें प्रोटीन की मोटाई कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम, ऊपर नीचे कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम। और आपका जो प्लाज्मा फास्फोलिपिड का बाई लेयर होता है उसकी मोटाई कितनी होती है, 35 एंगस्ट्रॉम। यानी कुल मिलाकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मोटाई कितनी होती है, 75 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, और देखिए अगर किताब में क्वेश्चन पूछता है सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसका जो थिकनेस होता है वो अलग अलग होता है, किसी में 80 भी हो सकता है, किसी में 70 भी हो सकता है। तो अलग अलग जो मेम्ब्रेन है सेल का वो उसकी थिकनेस अलग अलग हो जाती है, लेकिन मेनली कितना हम लोग लिखेंगे, 75 एंगस्ट्रॉम। क्लियर, तो ये हो गया किसका, डेनियली और डेवल्सन का। ठीक है, फिर दूसरे साइंटिस्ट कौन आते हैं, रॉबर्टसन ने भी सेम बातें कही कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वह फास्फोलिपिड के डबल लेयर से बना होता है, ऊपर और नीचे क्या होती है, कंटिन्यूअस प्रोटीन की लेयर होती है। यही बात किसने कही, रॉबर्टसन ने। इन्होंने एक चीज़ अलग कह दिया, क्या, इसीलिए इनके मॉडल कहा गया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इन्होंने अलग क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि चाहे कोई भी मेम्ब्रेन हो, चाहे वह किसी सेल का मेम्ब्रेन हो यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, या सेल के अंदर पाए जाने ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक गाल्जी बॉडी, है ना, या जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनका जो मेम्ब्रेन है यानी उनकी जो दीवार है, दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम होता है, यानी यूनिट स्ट्रक्चर होता है, एक ही स्ट्रक्चर होता है, इसलिए से कहा गया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है, तो चाहे वो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल हो या सेल के अंदर पाए जाने ऑर्गेनेल्स का मॉडल हो, दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम होता है, इसलिए इस मॉडल को कहा गया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है, तो ये 2 मॉडल हो गए, डेनियली, डेवल्सन और रॉबर्टसन का। दोनों लोगों में क्या समस्या थी,
दोनों लोगों से क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए ठीक है स्ट्रक्चर तो ठीक है, लेकिन कोई पदार्थ सेल के अंदर जाएगा या सेल के बाहर जाएगा तो कैसे आएगा जाएगा। मान लीजिए ये हो गया आउट और ये हो गया इन। तो आउट इन में कोई पदार्थ अंदर से बाहर या बाहर से अंदर कैसे आएगा जाएगा, है ना, ये बात पूछा गया। तो ये लोग इस चीज़ को बताने में क्या रहते थे, असमर्थ थे, इसलिए इन दोनों लोगों का मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। फिर तीसरे कौन साइंटिस्ट आते हैं, सिंगर व निकोलसन। तीसरे साइंटिस्ट कौन आता है, सिंगर व निकोलसन। इन्होंने क्या मॉडल दिया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। क्या दिया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, देखिए इनके अनुसार ये है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो सॉलिड नहीं है, ठोस नहीं है, कैसा है, फ्लूइड है, और इसका जो स्ट्रक्चर वो सेम नहीं है, फिक्स नहीं है, मोज़ेक है, मतलब इसका कोई पैटर्न नहीं है कि फास्फोलिपिड का बाई लेयर तो ठीक है, लेकिन प्रोटीन जो कंटिन्यूअस लेयर है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, यानी इसमें प्रोटीन का कोई पैटर्न नहीं है, अनपैटर्न है, इसलिए इसे कहा गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कि सॉलिड नहीं है तो फ्लूइड कहा गया, मोज़ेक है कोई पैटर्न नहीं इसलिए कहा गया मोज़ेक मॉडल, इसलिए इसे कहा गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने, ठीक है। अब देखिए सिंगर और निकोलसन ने जो मॉडल दिया था इसमें देखिए इनके अनुसार सिंगर और निकोलसन की एक बहुत ही फेमस कोट है। इन्होंने क्या कहा कि किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन इज आइसबर्ग, प्रोटीन क्या है, बर्फ के टुकड़े के समान है। कहाँ, इन द सी ऑफ लिपिड, फास्फोलिपिड के समुद्र में। जैसे आपने देखा होगा कि समुद्र में जो क्या होता है कि जब आप बर्फ़ डाल देते हैं या कभी शादी ब्याह में आपने देखा होगा कि जो पानी रहता है उसको ठंडा करने के लिए गर्मी में हम क्या करते हैं, बर्फ़ डालते हैं, तो बर्फ़ क्या करता है, ऊपर तैरता है। क्यों, बर्फ़ क्या होता है, हल्का होता है और ऊपर क्या करता है, तैरता है। उसी प्रकार इन्होंने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, सी ऑफ लिपिड है, लिपिड का क्या है, समुद्र है, जिसमें प्रोटीन क्या करता है, आइसबर्ग, बर्फ के टुकड़े के समान क्या करता है, तैरता रहता है, ठीक है। तो देखिए इनका मॉडल कैसा है, यहाँ पर सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल ये है। इन्होंने कहा कि फास्फोलिपिड कितने लेयर होते हैं, 2 लेयर, बाई लेयर होते हैं, बाई लेयर ऑफ फास्फोलिपिड, ठीक है, बाई लेयर होते हैं। इसके बाद इन्होंने बताया कि इसमें प्रोटीन्स क्या होते हैं, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, प्रोटीन का कोई फिक्स पैटर्न, इसलिए इसको क्या कहा गया, मोज़ेक कहा गया। उन्होंने कहा कि जो प्रोटीन सबसे आउटर लेयर पाए जाते हैं, यानी सबसे बाहर होंगे, उसे हम लोग कहेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, यानी बाह्य प्रोटीन। दूसरा होगा जो अंदर भी होगा बाहर भी होगा या अंदर पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन, यानी अंतः प्रोटीन। तीसरा है ऐसे प्रोटीन्स जो फास्फोलिपिड के दोनों लेयर को भेद देते हैं, वो कहाँ पाए जाएंगे, उन्हें हम लोग कहते हैं टनल प्रोटीन, या उसी को हम लोग कहते हैं चैनल प्रोटीन, या उसी को हम लोग कहते हैं पंप। आपने पंप सुना होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पंप पाए जाते हैं, हाइड्रोजन पंप, पोटेशियम पंप, सोडियम पंप, है ना, ये पंप पाए जाते हैं, तो ये पंप होते हैं, ठीक है, तो इसको हम पंप भी कहते हैं, ठीक है। तो ये है आपके जो है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कि फास्फोलिपिड का बाई लेयर है, उसमें प्रोटीन का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, आउटर प्रोटीन को एक्सट्रिंसिक, इनर को इंट्रिंसिक, और जो दोनों तरफ भेद दे उसे हम लोग क्या कहते हैं, टनल, चैनल या पंप कहते हैं। फास्फोलिपिड का बाई लेयर होता है, मोटाई कितनी, थिकनेस कितनी होती है, 75 एंगस्ट्रॉम, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए इसे कहा गया सिंगर व निकोलसन मॉडल। ये मॉडल बता देता है कि कोई भी पदार्थ कहाँ से आएगा और जाएगा। इनके अनुसार जो पदार्थ वसा में घुलनशील होंगे वो कहीं से भी आया जाए, वसा ही वसा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पदार्थ वसा में घुलनशील नहीं है उनकी कम मात्रा होने पर वो एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक प्रोटीन जा सकते हैं, और उनकी अधिक मात्रा होने पर वो किसे जा सकते हैं, टनल या चैनल प्रोटीन के द्वारा वो आया जा सकते हैं। क्लियर, तो ये है आपका क्या, सिंगर और निकोलसन का मॉडल, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन क्या है, किससे किससे मिलकर बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सीधे सीधे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है लिपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन। हमने जब सेल पढ़ाया था आपको बताया था, ठीक है। तो जो स्टूडेंट है जो इसके पहले सेल नहीं देखे हैं वो आप जाकर के चैनल के माध्यम से पूरा शुरू से देखिए सेल वाला स्ट्रक्चर, तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पीछे जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो केमिकल कंपोजिशन है, यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, कोशिका, जो कोशिका कला होती है क्या होती है, लिपोप्रोटीन होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन। लिपिड में कैसा प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, तो लिपिड में देखिए यहाँ पर पाया जाता है फास्फोलिपिड,
फास्फोलिपिड। क्या पाता है? फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें फास्फोरिक एसिड होता है, H3PO4 होता है, फास्फोरस होता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं फास्फोलिपिड। ठीक है, फास्फोलिपिड को एक और नाम देते हैं एम्फीपैथिक लिपिड, यानी ऐसा लिपिड जिसका कुछ भाग जल में घुलनशील हो, कुछ भाग अघुलनशील हो, उसे हम लोग कहते हैं एम्फीपैथिक लिपिड कहते हैं। फास्फोलिपिड की ये संरचना है। यहाँ पर ऊपर हेड दिखाई दे रहा है, नीचे क्या दिखाई? दो टेल, एक हेड दो टेल होता है। टेल वाटर इनसॉल्युबल होता है और हेड जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है। यानी फास्फोलिपिड में जो हेड होगा वह वाटर सॉल्युबल होगा और जो टेल होगा वो क्या होगा? वाटर इनसॉल्युबल होगा। ठीक, ये समझ में आ गया स्ट्रक्चर। देखो, इसी फास्फोलिपिड के इसी नेचर की वजह से, किस नेचर की वजह से? वाटर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल या एम्फीपैथिक नेचर की वजह से यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर अधिक मात्रा में क्या है? वाटर है। आप देखो, ये हो गया आउटसाइड, ये हो गया इनसाइड। या तो वाटर सेल के बाहर साइड होगा, जैसे इस तरह समझिए, ये रहा सेल, तो सेल तो या तो वाटर सेल के आउटसाइड रहेगा या तो वाटर सेल के इनसाइड रहेगा। तो हेड वाला पार्ट कहाँ रहेगा? या तो आउटर साइड पर है या तो कहाँ है? इनर साइड पर। आउटर साइड पर या तो इनर साइड है, तो दोनों जो पार्ट है वो कहाँ है? वाटर सॉल्युबल वाले भाग में है ना। इसलिए ये स्पेशल नेचर होता है फास्फोलिपिड के पास। इसलिए फास्फोलिपिड क्या बनाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है। किसका? किसी भी सेल का या किसी भी ऑर्गेनेल्स का। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा क्या है आपका? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन आप समझ लिए हैं। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या है? ग्लाइकोलिपिड्स, यानी ऐसे लिपिड जिनके साथ कोई कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाता है उसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। दूसरा है कोलेस्ट्रॉल, इसमें कुछ मात्रा में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। थर्ड है लास्ट है आपका ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होता है? प्रोटीन विथ कार्बोहाइड्रेट। अगर प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है सेल को पहचानना। जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी में कुछ ब्लड है, मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए है और किसी दूसरे व्यक्ति का ब्लड क्या होता है? बी है। वह बी ब्लड ग्रुप वाला अगर व्यक्ति हमारे बॉडी में चढ़ा दे ब्लड तो क्या हो जाएगा? क्लॉट कर जाएगा, जम जाएगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। यानी होता क्या है रियलिटी में कि ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स, यानी उस ब्लड के सेल पर भी ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे, हमारे ब्लड के सेल के ऊपर भी ग्लाइकोप्रोटीन्स है, तो दोनों मैच होगा। मैच अगर हो गया ठीक है, तब तो ठीक है भैया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर डिसमैच हो गया, वो मैच नहीं किया, तो वहाँ पर क्या होगा? ब्लड जमने की संभावना होती है। या पॉलन ग्रेन और ओवम के बीच में इंटरेक्शन, या मेल एंड फीमेल एक जो स्पर्म ओवम के बीच में इंटरेक्शन होता है, तो वहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन्स का यूज होता है। अगर वो मैच करते हैं तभी फर्टिलाइजेशन होगा एग में, नहीं तो नहीं होगा, है ना। तो ये वहाँ पर काम करता है कौन? ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो देखिए यही आपका क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फिर से एक बात समझ लेते हैं, ठीक है, कि किसने मॉडल दिए गए थे? 3, डेनेरी डिवेल्सन का, रॉबर्टसन का। डेनेरी डिवेल्सन को कह सकते हैं सैंडविच और रॉबर्टसन क्या कहते हैं? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। दोनों का मॉडल क्या है? सेम दोनों लोगों का। फास्फोलिपिड का बाई लेयर है, ऊपर और नीचे क्या है? प्रोटीन लेयर है। 20 एंगस्ट्रॉम है। फास्फोलिपिड का लेयर कितना है? 35 एंगस्ट्रॉम है। पूरे सेल की थिकनेस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिकनेस कितनी होती है? 35 एंगस्ट्रॉम। केमिकल इसके बाद देखिए रॉबर्टसन, सिंगर व निकोलसन का मॉडल है। इन्होंने क्या क्या? प्रोटीन इज आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड। प्रोटीन बर्फ के समान है कहाँ? फास्फोलिपिड के समुद्र में। मॉडल का नाम क्या देगा? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसके फ्लूइड की तरह है, कोई पैटर्न नहीं है प्रोटीन का। यहाँ पर ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन और टनल प्रोटीन। और फास्फोलिपिड क्या है? बाई लेयर। एंगस्ट्रॉम कितना मोटा है? 75 एंगस्ट्रॉम। इसका केमिकल कंपोजिशन है फास्फोलिपिड, एम्फीपैथिक लिपिड, हेड एंड टेल, वाटर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। प्रोटीन है ग्लाइकोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ये है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, कोई पदार्थ कैसे सेल के अंदर जाता है, कैसे सेल के बाहर आता है, ये हम लोग इसके बारे में क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्रॉपर वीडियो को भैया देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, और लोगों को बताइए, है ना। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए ताकि हमारा भी मनोबल क्या हो? बढ़े और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर भेजें। ठीक है।